नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं, आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं इस चैनल पर जो अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 18 जून को। उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम इस बार हम व्याख्या सहित प्रश्न देखेंगे, जो कि यह यूथ कंपटीशन की जो PYQ क्वेश्चन है प्रश्न पत्रिका, यह इसका हम विश्लेषण दिया हुआ है, सिर्फ हम पढ़कर आपके सामने रखेंगे। तो कम समय में पढ़ाई बेहतर करने के लिए PYQ क्वेश्चन यह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से हम भी आपके सम्मुख यह PYQ सीरीज लेकर आए हैं। आज यह PYQ जो है प्रारंभ हो रहा है, यह इस सीरीज का प्रथम वीडियो है। तो बढ़ते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? जैसे कि कहा जाए तो यहाँ पर यह प्रश्न पत्र आपके सामने क्यों रखा मैंने, यह बताता हूँ। क्योंकि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ है, इसका उत्तर क्या है? तो यह खालिक बारी, यही एक उत्तर है इसका। एक मिनट, ये खालिक बारी यही उत्तर है इसका। लेकिन जैसे कि अभी कैसा है, हम व्याख्या यदि देखते हैं तो इस एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, जानते हुए और एक दो प्रश्नों की, यानी कहा जाए तो अच्छी तरह से हमारा रिवीजन हो जाता है। इसलिए यह किताब हमें अच्छी लगी और आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। तो अच्छा अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अवधि के रूप में, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो खालिक बारी में मिलता है। अभी खालिक बारी क्या है? भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग खालिक बारी में मिलता है। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की है। अवधि क्षेत्र में वृहत बोली ही अवधि कहलाती है। इसके बाद ही अवधि की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा की जाए तो दो भाषाई वैज्ञानिकों के मतानुसार, जहां जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि या पूर्वी हिंदी को शोर श्रेणी, अभी अवधि हिंदी को पूर्वी हिंदी और शोर श्रेणी किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। यह एक प्रश्न का, इसका एक हमें ये हुआ अध्ययन करते समय या प्रश्न का उत्तर जानते समय। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि या पूर्वी हिंदी को शोर श्रेणी या मागधी के बीच के अर्धमागधी से उत्पन्न माना था। वही बाबूराव सक्सेना इसे कोसली से अद्धूरित करते, यानी बाबूराव सक्सेना जी ने अवधि को कोसली भी माना है। मूलतः अवधि के विकास में तीन कालखंडों में विभाजित किया जाए। अवधि का जो कालखंड है वह तीन कालक्रम में बताया जाता है। वह तीन कौन सा है? प्रारंभ से जो देखा जाए तो प्रारंभ में 14 ईस्वी तक से 1700 तक, और 1700 से आज तक यह क्रम अवधि का है। इसके बाद जो है प्रारंभिक अवधि के उदाहरण पिपरवा, सोहरवा, सारनाथ, रुइमदेई एवं खैरागढ़ ने अभिलेख है। अवधि का उदाहरण प्राकृत पैगलम, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एवं कीर्तिलता आदि ग्रंथों की भाषा में देखा जाता है। यानी कहा जाए तो प्राकृत पैगलम, यह ग्रंथ जो है यह भी अवधि में है। राहुल वेल में भी अवधि दिखाई देती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता में भी अवधि भाषा का रूप देखा जाता है। जहाँ तक हेमचंद्र की अपभ्रंश भाषा में भी अवधि का ही प्रधानता है। यानी हेमचंद्र द्वारा जो ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण, उसमें भी अवधि ही भाषा अवधि जो है वह उसकी प्रधानता है। काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है। यानी काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठा देने के और अवधि को प्रथम स्थान देने का श्रेय किन कवियों को जाता है? तो सूफी कवियों को जाता है। इसके बाद है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। अभी हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, ये भी हमें पता चला इसके माध्यम से। यहाँ ये प्रश्न का उत्तर जानते हुए, उसकी रचना दामोदर शर्मा ने की हुई, यानी 12वीं शताब्दी के आसपास किया हुआ। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय क्या है? 12वीं शताब्दी है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है। चंदा एंड
मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? तो चंदा मुल्ला दाऊद कृत। इनमें नायक लोरिका तथा नायिका चंदा की प्रेम वर्णित है। मृगावती कुतुबन की रचना है जो सन 1501 में लिखी गई है। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राज मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? मृगावती, इस ग्रंथ में। तो इस प्रकार एक प्रश्न का उत्तर जानते हुए इतने सारे हमें पॉइंट पता चले। तो अब दूसरा प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? अभी प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना जो है वह हुई है 7 जून 1955 में हुई है। और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राज्यसभा आयोग का गठन किया। अभी राज्यसभा आयोग का जो गठन है वह किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो गंगाधर पीजी यानी बीजी खेर के अध्यक्षता में हुआ है। और प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद यादव थे उन्होंने किया था, गठन किया। आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो आयोग में कुल 21 सदस्य थे। इसके साथ ही राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद ने समक्ष 1957 में रखा दिया, यानी संसद में 1957 में रखा दिया है। उसके बाद उसी प्रश्न का विस्तार है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसद राज्य भाषा समिति का गठन किया गया। और एक यहाँ महत्वपूर्ण हमें बिंदु मिला है, एक मिनट। राजभाषा आयोग की सिफारिश समीक्षा करने के लिए, यानी राजभाषा आयोग की सिफारिश एवं समीक्षा करने के लिए 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्य भाषा समिति का गठन किया। यानी राज्य भाषा समिति का गठन संसद में, संयुक्त संसद में किसके अध्यक्षता में हुआ है? तो गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में हुआ है। बीजी खैर की अध्यक्षता में राज्य भाषा आयोग का गठन निम्नलिखित विषयों पर की, यानी जो राजभाषा आयोग था उस आयोग की सिफारिशें क्या थी, यह भी हम इसमें देखेंगे। यानी कहाँ जाए तो ये पूरा प्रश्न पत्र देखते हुए हमें सब कुछ रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो उसमें है, देखो, पहली सिफारिश क्या है? संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक, यानी सरकारी संघ के जो सरकारी कामकाज है या सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग हो कामों में। संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग की मनाही, यानी सरकारी कामों या कुछ अन्य कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का विरोधियों मनाही। संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए? संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का प्रयोग, यानी संघ में जो यह भी सिफारिश है कि किस काम के लिए जो है वह जो रोमन अंकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है बिंदु, एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्य के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले। यानी कहाँ जाए तो यह भी इस सिफारिश में बताए कि वह सरकार हमें बताए कि कब तक, यानी वह एक निश्चित अवधि तक ही अंग्रेजी समाप्त होकर अंग्रेजी की जगह हिंदी स्थापित होगी। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रदान करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। यानी राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया है, बीजी खेर की अध्यक्षता में किया है, राजभाषा आयोग का गठन एवं वह आयोग स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अभी जो बघेली बोली है वह अपभ्रंश के किस बोली से विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से? तो वह अर्धोमागधी से विकसित हुई है बघेली बोली, याद रखिए। अभी इसका क्या है? बघेली बोली अर्धोमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
भारत सरकार में अपभ्रंश के 7 भेद है। अभी अपभ्रंश के उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद है, अपभ्रंश के कितने भेद है, तो उत्तर भारत में 7 भेद है, याद रखिए। वह 7 भेद कौन से है वह हम देखेंगे। षोडशनी अपभ्रंश। अभी षोडशनी अपभ्रंश जो है वह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, यह षोडशनी अपभ्रंश जो है वह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती है। पैशाची अपभ्रंश जो है वह लहंदा पंजाबी है। प्राचड़ अपभ्रंश जो है वह सिंधी प्रांत सिंधी है। खस अपभ्रंश पहाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली है। और महाराष्ट्री अपभ्रंश जो है वह मराठी है, महाराष्ट्री अपभ्रंश। अर्धो मागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी है। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया है। इसके साथ ही मागधी अपभ्रंश बिहारी, बंगाली, उड़िया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है। अभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है। यह प्रश्न अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र सेट परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली आती है, तो वहाँ पर अवधी था, ब्रज था और 1-2 पर्याय थे। वहाँ पर अवधी जो था वह सही था। वैसे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है। अभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। इस प्रकार अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नहीं, वही हुआ नहीं। बघेली का अन्य नाम रिवाई। अभी बघेली बोली का अन्य नाम क्या है, रिवाई है, तथा इसकी उपबोली निबटा है। अभी बघेली की ही बघेली का अन्य नाम, बघेली का और एक नाम रिवाई है और बघेली का ही उपबोली है वह निमाड़ी है। बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अभी बघेली बोली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली बोली उदासीन आकार बहुला बोली है। अभी बघेली बोली किस आकार की बोली है, तो उदासीन बहुला आकार की बोली है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। अभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है यह देखते हैं। यहाँ स्पर्श संघर्षी जो ध्वनि है वह जो है यहाँ पर झ, यह जो है पर्श व्यंजन है। अभी इसकी व्याख्या, जिस व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श या समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कहा जाए तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, याद रखने के बाद जिस वर्ण का या जिस ध्वनि का उच्चारण करते हुए समय ज़्यादा लगता है, जैसे अभी स, ज, स, य, न, यह तुरंत उच्चारण करते हुए तुरंत मुख विवर से हवा बाहर आती है और उच्चारण ध्वनि निकल आती है। लेकिन झ का जो है वह थोड़ी जीवा जो है ऊपरी तालु पर थोड़ी एक स्पर्श होती है और थोड़ा सा घर्षण होने के लिए वह जान पड़ता है, तो इसीलिए झ जो है वह स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। अधिकता होती है उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, यानी उच्चारण करने के बाद जो है ऐसे लगता है कि जीवा जो है ऊपरी तालु को घर्षण कर रही है। वे स्पर्शी कहलाते हैं। अभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से है, तो च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से है, च, झ, ज और झ, यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है। अभी स जो है यह ऊष्म व्यंजन है क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा जीवा को दांत स्पर्श करते हैं। इसे दंतमूलक भी कहते हैं। अभी स ध्वनि को या स वर्णों को दंतुलमूलक भी दंतमूलक व्यंजन भी कहते हैं। यह अंतः व्यंजन है अनस्त व्यंजन के अंतर्गत। अभी अनस्त व्यंजन कौन से है, य, र, ल, व। यह ऐसा प्रश्न पूछा था पीछे, निम्न में से अनस्त व्यंजन कौन से है, तो यह जो क्रम था सही था, ये र, ल, व आते हैं, यह अनस्त व्यंजन है। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने होते हैं, किंतु कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अंततः ये चारों अनस्त व्यंजन अंतर्व कहलाते हैं। न स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत त, यानी जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत त वर्ग के, अभी त वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि आती है, तो त वर्ग में त, थ, द, ध, न यह आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ
में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णन है? अभी जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वह 1938 में प्रकाशित हुआ है और यह जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो इसका देखते हैं हम। इसका जो है वह इसमें जो रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी सन से 1693 तक किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ 693 से 1693 के कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। ग्रंथ में संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि अर्थात 693 से 1693 तक की कालावधि को लिया है। डॉक्टर वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण, अभी जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वह कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो वह कुल जो है वह 7 प्रकरणों में 7 विभागों में विभक्त है। इन्होंने स्वयंभू को, अभी रामकुमार वर्मा ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो स्वयंभू को प्रथम कवि माना है, याद रखिए। अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, यानी अपभ्रंश के सबसे पहले कवि और कवि स्वयंभू है, और हिंदी के प्रथम कवि भी रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार करते हैं। अभी रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 से माना है। उसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास। अभी यह हाल ही में अभी 7 अप्रैल को जो सेट परीक्षा हुई थी, इसमें पूछा था यह प्रश्न कि निम्न में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। तासी की पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी 7 अप्रैल को जो हमारी सेट परीक्षा हुई थी, महाराष्ट्र सेट, उसमें यह प्रश्न पूछा था निम्न में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? वहाँ पर था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह भी था। यह भी पर्याय में दिया था, और इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी यह भी दिया था। तो कंफ्यूज होता है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है कि यह इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है। तो यह पूछा था, याद रखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया है प्रथम इतिहास लिखने का। तासी के पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, अभी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है, इसका हिंदी अनुवाद जो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च, यानी हिंदी साहित्य की इतिहास श्रृंखला में सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो 1929 में प्रकाशित होता है, उसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। यूँ अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी परिचालनी सभा से, अभी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वह नागरी परिचालनी सभा से प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी यह प्रश्न पूछा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है? नेट में पूछा था, नेट जेआरएफ में पूछा था जून 2023 में। तो उसमें दिया था कि इसका प्रकाशन नागरी परिचालनी सभा से हुआ है, इसकी यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। ऐसे ही 4 पर्याय दिए थे, तो उसमें से सही कौन कौन से वह पहचानना था हमें। तो इसकी भूमिका जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह ग्रंथ लिखित है। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था, यानी 1929 में यह हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, किस टाइटल से? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन चंपो आव हटा किसने कहा? अभी यह जो है यह विद्यापति ने कहा है। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जंपो अव हट्टा किसने कहा है? तो यह विद्यापति ने कहा है। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जंपो अव हट्टा पंक्ति विद्यापति की है। पंक्ति का आशय, अभी कभी कभी क्या होता है,
देसिल बैना सब जन मिठाते तैसन जंपो अवहटा। यह पंक्ति दी और इस पंक्ति का आशय बताइए, इस पंक्ति का सारांश या अर्थ बताइए। तो ऐसा पूछा जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि देशी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, यानी देशी भाषा जो बोलचाल की भाषा है वह सबको मीठी लगती है, अच्छी लगती है। इसमें वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा, यानी जो बोलचाल की भाषा है उस बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा है। यहाँ पर वही उसी प्रश्न का विश्लेषण है। बालचंद बिजावई भाषा दुही नहीं लगई दुज्जन हंसा। पंक्ति विद्यापति की है, यानी विद्यापति कौन सी दूसरी एक पंक्ति है? बालचंद बिजावई भाषा दुही नहीं लगई दुज्जन हंसा। पंक्ति यह विद्यापति की है। देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। अभी देवसेन यह किस काल के हैं? तो वह जैन ग्रंथकारों में आते हैं, जैन साहित्य में। उन्होंने सन 933 में श्रावकाचार नाम की पुस्तक दोहों में लिखी थी। अभी श्रावकाचार नाम की श्रावकाचार यह पुस्तक दोहों में किसने लिखी? तो देवसेन ने लिखी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलन रूप हुआ। जैसे जो जिन शासन भाषेऊ सो मई कहयू सारू, जो पाइल इस भाऊ करी सो परी पावई पारी। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्ध की व्रजयान शाखा से निकला हुआ है। अभी गोरखनाथ का नाथ पंथ कहाँ से निकला हुआ है? तो बौद्ध की व्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। 9 लख पात्री आगे नाचो पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो खेरे सब अंतर ही बसे भंडारा। इसके बाद जो है हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन सिद्धहेम नाम से प्रसिद्ध है। अभी हेमचंद्र का जो ग्रंथ है, हेमचंद्र का ग्रंथ शब्दानुशासन, यह ग्रंथ सिद्धहेम नाम से प्रसिद्ध है। अन्य पुस्तक है, अभी हेमचंद्र की अन्य पुस्तक कौन सी है? कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, शब्दानुशासन है, यह देशी नामावली कोश है। शब्दानुशासन यह देशी नामावली कोश है जो देशी भाषा का। अभी राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? अभी यह जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? राधा के प्रेम संवेदना के जीवन से, वे राधा का जो प्रेम है वह राधा के प्रेम की संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? तो यह जो है कनुप्रिया में हुआ है। कनुप्रिया यह रचना किसकी है? तो कनुप्रिया यह रचना जो है, कनुप्रिया में राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन समझने का सफल प्रयत्न किया है। इसका प्रकाशन 1900, अभी कनुप्रिया रचना का प्रकाशन 1959 में हुआ है। कनुप्रिया पूर्व मान्य रूप में नहीं है, यानी वो पूर्व मान्य रचना नहीं है। एक नए अर्थ में प्रबंध काव्य, अभी जो कनुप्रिया है वह प्रबंध काव्य है। इसमें कृष्ण के साथ बीते राधा के तन्मय क्षणों की विभिन्न स्थितियों को रूप देने की कवि को अभिप्रेत कोई कथा कहना नहीं है। यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जो आधुनिक शिल्प और भावबोध दोनों आत्मसात कर सका है। कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। लोकायतन, अभी लोकायतन 1964 सुमित्रानंदन पंत की कृति है। लोकायतन यह जो है सुमित्रानंदन पंत की कृति है और यह 1964 में प्रकाशित हुई है और यह प्रबंध कृति है जिसमें कवि ने भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा गाई है। यह 2 खंडों में प्रकाशित है। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की प्रबंध कृति। आदि आत्मजयी जो है वह कुंवर नारायण की कृति है, वह भी प्रबंध काव्य है। जो आत्मजयी जो है वह 1965 में प्रकाशित हुई है। यह कंटो उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता कृत संजय की एक रात, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात 1962 में राम के मन के संशय को चित्रित किया है। नरेश मेहता की अन्य रचना है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्य उत्सवा आदि। अभी जो नरेश मेहता की जो रचना है यहाँ पर कौन कौन सी दी हुई है? तो वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्य उत्सवा यह भी है और उसके साथ ही संशय की एक रात।
अभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, यह रचनाओं के नाम दिया जाए, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्य उत्सवा, संशय की एक रात, यह जो रचना है किसकी है। ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से नरेंद्र मेहता की कृतियों, निम्न में से कृतियाँ कौन सी है, तो यह नाम दिए जाएंगे। अभी अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित डेढ़ हिंदी का टाट किस विधा की रचना है। अभी डेढ़ हिंदी का टाट जो है यह किस प्रकार की रचना है, यह जो है उपन्यास विधा की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित डेढ़ हिंदी का ठाट यह उपन्यास विधा है। इनके अभी वह अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद का आदि खिले फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाई देता है। डेढ़ हिंदी का टाट 1899 में अपेक्षाकृत प्रसिद्धि हुई थी, यानी डेढ़ हिंदी का टाट जो है यह रचना 1899 में प्रकाशित हुई। हरिओद जी 1865 से 1947 द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार भी थे। इनके काव्य ग्रंथ में प्रिय प्रवास, अभी हरिओद का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का भी प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। दूसरा है प्रसून जो 1925 में है। चौकते चौपदे 1932। बोलचाल की रसकलश तथा वैदेही वनवास भी है इसका, हरिओद का 1970 में 1740 में प्रकाशित प्रसिद्ध है। इनमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रस कलश की रचना ब्रज भाषा में हुई है। अभी हरिओद की कौन सी रचना जो है वह ब्रज भाषा में हुई है, तो वह रस कलश है। तथा प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की रचना खड़ी बोली में हुई है। इनको कवि सम्राट की उपाधि में, हरिओद को कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। इसी प्रकार चौकते चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में रचित सफल काव्य कृति है। अगला प्रश्न है हमारा, चिड़िया हो तो हर कोई बाचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पात्रों का, यह गलत हुआ है, पत्रों का संग्रह है, ऐसा ही यहाँ पर पत्र आते हैं। जो चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, यह रेणु जी का पत्र साहित्य है, पत्र संग्रह है। चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, यह फणेश्वरात रेणु के पत्रों का संग्रह है। यह पूछा गया है, और यह चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे यह जो है यह फणेश्वरनाथ रेणु इनके पत्रों का संग्रह है। इसका संपादन भारत यायावर ने, अभी चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, इसका संपादन किसने किया है, तो भारत यायावर ने किया है। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए पत्र का तरह तरह से रेणु जैसे संवेदनशील और प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतर्गत और विश्वसनीय दस्तावेज है। कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद आज्ञेय और नंदकिशोर आचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे हैं। आगे के पत्र का अभी आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन था, और आगे के पत्रों का संपादन किसने किया है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया है। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है, और विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध में तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की चाह उल्लेखनीय है। नागार्जुन के पत्र, अभी नागार्जुन के पत्र जो है वह 1987 में संपादन नरेंद्र कोहली ने किया। अभी नागार्जुन के पत्र साहित्य का संपादन किसने किया है, तो नरेंद्र कोहली ने 1987 में किया है। पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। पत्र लेखन तो लिखने की कला के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुआ, किंतु साहित्य की मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने की, विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सर्वथा नई है, यानी एक पत्र साहित्य जो हिंदी में एक नए रूप से आया हुआ है। अभी अगला प्रश्न है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है, या कथन किसका है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव होती है, यह कथन जो है यह भट्ट ललोट का है।
अभी भट्टल लोट क्या कहती है इसके बारे में देखते हैं। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में संभव है। यह कथन भट्टल ललोट का है। इसके वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया है। अभी जो रस के अंतर जो है वह निष्पत्ति शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है। भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति भरत मुनि के प्रवर्ती आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्क्रियत्व को लेकर विवाद रहा। इन आचार्यों के सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार निम्न है। अभी आचार्य क्या है? जो भट्टल ललोट है, भट्टल ललोट का सिद्धांत क्या है? उत्पत्ति या आरोपवाद। और उसके दार्शनिक मत कौन सा है? भट्टल ललोट का दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है। यह भट्टल ललोट का सिद्धांत कौन सा है? उत्पत्ति या आरोपवाद। और उस पर दार्शनिक मत कौन सा है? मीमांसा दर्शन। अभी शंकुक का क्या है? शंकुक यह जो है, शंकुक का सिद्धांत है अनुमतिवाद और इस्पात दर्शन जो है वह न्याय दर्शन है। अभी यहाँ पर शंकुक, अनुमतिवाद और न्याय दर्शन, यह जो मिलान कीजिए, सुमिलित कीजिए में ऐसे प्रश्न आते हैं। अगले जो है भट्टनायक का क्या है? भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत है। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत साक्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के बारे में अभिनव गुप्त बात करते हैं और यह शैव दर्शन है। आचार्य भट्टल ललोट को भारत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। अभी यह रस सूत्र, निम्न में से रस सूत्र का व्याख्याता कौन नहीं है, निम्न में से रस सूत्र के व्याख्याकार कौन है, ऐसे प्रश्न बहुत बार नेट में पूछे गए हैं, नेट में सेट में। तो आचार्य भट्टल ललोट को भारत के रस सूत्र का भारत के रस सूत्र का व्याख्याता माना है। भारत के रस सूत्र का व्याख्याता किसको माना है? तो वह भट्टल ललोट को माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर उसी प्रश्न का थोड़ा सा बचा है। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरुंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। भट्टल ललोट ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद में रस के मुख्यतः रूप अनुकरणीय है, वास्तविक रामादि में रहता है और गौण रूप नट में रहता है। गौण रूप किस में रहता है? तो वह नट में रहता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए? अभी आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं? तो वह है 27 भेद औचित्य के माने हैं। औचित्य के किसने माने हैं? डॉक्टर आचार्य क्षेमेंद्र ने माने हैं। अभी इसका विश्लेषण, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्मादि सूक्ष्म अवयव से लेकर इनके विशालतम रूप को करते हुए केवल कुल 27 भेद निर्धारित किए। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उसके बाद है अलंकारा गुना एवं गुना सदा औचित्य रस सिद्ध से स्थिर काव्य से जीवितम। इससे स्पष्ट होता है कि अलंकार और गुण तो अलग तत्व है, अलंकार और गुण अलग है। रस सिद्धि काव्य की स्थिरता औचित्य तत्वों पर ही निर्भर करती है। अभी रस सिद्धि जो है वह काव्य की स्थिरता औचित्य तत्वों पर निर्भर करती है। अंतः औचित्य प्राण है। जब शरीर में प्राण है तब अलंकारों और गुणों की शोभा टिकती है, उसमें रस का संचार हो सकता है। अभी यहाँ पर क्षेमेंद्र के विचार से औचित्य के भेद पर पद वाक्य, यानी क्षेमेंद्र जो है औचित्य के भेद क्या मानते हैं? पद वाक्य, प्रबंध गुण, अलंकार रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विश्लेषण, उपसर्ग, निष्पात, काल, देश, कुल, वृत्त, तत्व, अभिप्राय। अगला प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? अभी मूल धातु से संबंधित वक्रता को मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? तो पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है। तो इसमें जो है मूल धातु के संबंध वक्रता को पद पूर्वार्ध
वक्रता कहा जाता है। आचार्य शंकुक ने वक्रता के तो 6 भेद माने, यानी वक्रता के 6 भेद किसने माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने माने हैं। और वे वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्व वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अभी कुंतक ने जो वह वक्रता के भेद माने, वह 6 भेद माने हैं। और वह 6 भेद जो है किस प्रकार कौन कौन से है मैं पढ़ता हूँ। विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता है, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अभी यहाँ जो है इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? तो लिरिकर बैलेट्स 1978 किन 2 व्यक्तियों की रचनाओं का संग्रह है? लिरिकर रिलिकर बैटेक्स जो है वह किन 2 लेखकों के कवियों के कविताओं का संग्रह है? तो यह जो है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, इन दोनों के कविताओं का संग्रह है। तो इसमें क्या है देखते हैं। रिलिकर बैलेट्स 1898 में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की कविताओं का संग्रह है। वर्ड्सवर्थ 1795 में कॉलरिज के मित्र बने। अभी वर्ड्सवर्थ जो है वह कब कॉलरिज के मित्र बने? तो 1795 में मित्र बने। सहलेखन में लिरिकर बैलेट्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित कराया। लिरिकल बैलेट्स को स्वतंत्रतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र। अभी किस लिरिकर बैलेट्स को स्वतंत्रतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किस ग्रंथ को माना जाता है? तो वह रिलिकर बैलेट्स को माना जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, रिलिकर बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। अब रिलिकर बैलेट्स जो है वह कितने संस्करणों में है? 4 संस्करणों में है। उसकी भूमिका वर्ड्सवर्थ की आलोचना मूल माना जाता है। अभी जो रिलिकर बैलेट्स की जो है वह किसने लिखी है? तो वह वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। अभी 4 संस्करण जो है वह 4 संस्करण किस प्रकार है वह देखते हैं। प्रथम संस्करण जो है 1798 में एडवर्टीजमेंट जो है वह भूमिका का शीर्षक है। और द्वितीय संस्करण 1800 में प्रकाशित हुआ, यह प्रीपेस की इसकी भूमिका है। तृतीय संस्करण 1802 में प्रकाशित हुआ और उसकी भी भूमिका का शीर्षक जो है वह प्रिफरेंस है। और चतुर्थ प्रकाशन जो है वह 1815 में प्रकाशित हुआ और इसकी भूमिका का नाम भी प्रिफरेंस है। यानी कहा जाए तो प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित हुआ और उसके भूमिका का नाम एडवर्टीजमेंट है। और बाकी के जो 3 संस्करण है उसके 3 संस्करणों की भूमिका का जो शीर्षक है वह प्रिफरेंस है। रिलिकर बैलेट्स का रचना काल 1978 दिया है, 1798 है इसका। अगला है, किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था? यह कथन किसका है? अभी यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना, यानी किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना या कोई भाषा साहित्य में उपयोगी न आना, यह प्रमाण नहीं है, उस भाषा का अस्तित्व वह भाषा नहीं है। तो यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और वह उसका विश्लेषण क्या है देखते हैं। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं, यानी कहा जाए तो कोई भाषा जो है वह साहित्य में उपयोग नहीं है तो वह भाषा नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता, वह भी एक भाषा है। कथन रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास से है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने पहले कहा जो 1929 में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली का गद्य कहा है, यानी आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली का गद्य यह प्रकरण रखा है। आगे लिखते हैं, भोज के समय से लेकर, यानी यह इम्पोर्टेंट कथन है, यह रामचंद्र शुक्ल का है। भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय से
तक अपभ्रंश काव्य की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। यह कथन पूछा जा सकता है, जैसे भल्लाजू मारिया बहिनी मारा कंतु। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। अभी यह रामकुमार वर्मा का भी महत्वपूर्ण कथन है। रामकुमार वर्मा का कथन है, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें झूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। यह रामकुमार वर्मा का कथन है और वह पूछा जाने योग्य है परीक्षा में। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। तो एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिम विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। अभी एशिया के हरे भरे धर्म जो है, जो एशिया खंड में जो भी धर्म है उभर कर आए हुए हैं, वह पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में आने के बाद वह एक सूखे लकड़ियों की तरह, यानी वह नष्ट होने के कगार पर है। यह जो है हंटर का कथन है। और हंटर क्या कहते हैं, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिम विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन अंग्रेजी अधिकारी हंटर का है। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी भाषा के भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। अभी लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। अभी भारत में किस वायसराय को अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले एक सुयोग्य शिक्षक, शास्त्री, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक थे। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का प्रमुख अंश सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे तथा उनके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाए। विलियम्स जोन्स भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। प्राचीन काल में वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका तन होता चला गया। कैनिंग ने अनुच्छेद 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह, अभी यह विधवा पुनर्विवाह कायदा किस अधिकारी ने किया है, तो कैनिंग ने किया है। वह अनुच्छेद 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया। कैनिंग के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की 1857 में स्थापना हुई। अभी कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय यह किस वायसराय के काल में स्थापित हुए हैं, तो कैनिंग के शासनकाल में हुए हैं और 1857 में स्थापित हुए हैं, याद रखिए। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतन ने विचार किया। अभी वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध है, यह द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया, तो इसका जो उत्तर है वह लेवतार्द ने किया हुआ है इसका। और लेवतार कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध द्वंद्व संबंध लेवतार ने विचार किया। लेवतार जो है यह फ्रांस का एक दार्शनिक है, समाजशास्त्री और साहित्यिक सिद्धांतकार थे। जुर्गेन हैबरमास जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री है। अगला प्रश्न है, उदंत मातरण को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है। अभी जो उदंत मातरण जो है वह पत्रिका है और उस पत्रिका को प्रकाशन में लाने का जो श्रेय है वह श्रेय किसको जाता है, तो इसका उत्तर जो है वह बैनेंद्रनाथ बंदोपाध्याय है। और बंदोपाध्याय क्या कहते हैं, उदंत मातृ को प्रकाश में लाने का श्रेय बैनेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता का जन्म हिंदी पत्रकारिता का जो जन्म है या हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वह प्रवेश से कलकत्ता नागरी परिचालन से हुआ। यानी हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कलकत्ता शहर से, कलकत्ता नगरी में हुआ था। प्राप्त सामग्री के आधार पर हिंदी का पहला
पत्र यानी हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो उदंत मातरंत है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ और 30 मई 1826 को ही 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई कब मनाया जाता है, यह बहुत बार पूछा हुआ है। तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और हिंदी का प्रथम पत्र जो है वह उदंत मातरंत है और उदंत मातरंत जो है वह 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। उदंत मातरंत के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। अगला प्रश्न है, चौसरिया के खेल में रे जुगन मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का प्रयोग अर्थ क्या है? अभी नर्द शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो उत्तर है चौरसिया खेल। अभी इसका जो उत्तर है वह है, देखो, गोटी। चौरसिया यानी जो गोटी, कंचे, इसकी व्याख्या करते हैं हम। चौरसिया खेल मेरे नहीं जीवन की आस। चौरसिया खेल में जब दो गोटियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है उसकी आशा में, यानी इसका जो ये है उसका गोटियां यानी जो कंचे कहते हैं। चौरसिया शब्द का अर्थ सब कुछ दांव लगाकर, ये इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पित्त पित्त ओ कहकर संबोधित करता है? यानी जो अंधेरे में कविता का जो पात्र है काव्यवाचक, वह किसको पित्त पित्त कह के संबोधित करता है? तो यह जो है यह तिलक को संबोधित करता है। तिलक जो लोकमान्य तिलक थे और यह जो है एक जाहल मतवादी यानी हिंसक मतवादी और अहिंसक मतवादी दो थे। तो उसमें जो है हिंसक मतवादी जो थे वह तिलक थे, याद रखिए। यह जो प्रश्न है जो हमारा 5 इकाई से है, तो इसके अंतर्गत अंधेरे में कविता में काव्यवाचक तिलक को पित्त पित्त कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन 1961 में हुआ था और यह मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में, इस कविता में अंधेरा सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। अभी अंधेरे में कविता में अंधेरा किसका प्रतीक है? तो सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। कविता में वह और मैं के बीच में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया परस्पर चलती है। व्यक्ति अपने आप को भूलकर वह पाने के लिए भटकता फिर रहा है। मैं अपनी सुविधा जीवी वित्त वृत्ति को छोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसे अपनी कमजोरी से लगाव है। मैं अपनी सुविधाजीवी वृत्ति को छोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसे अपनी कमजोरियों का पता है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1900, अभी कल्पना यानी क्या है? जो कल्पना पत्रिका में, अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में हुआ था। अशंका के द्वीप अंधेरे में, अभी अशंका के द्वीप अंधेरे में नामक रचना जो है वह किस रचना का नाम है? तो अंधेरे में कविता का ही नाम जो है अंशका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। किसमें? कल्पना पत्रिका में। मुक्तिबोध में अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की हुई है। अगला प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किससे है? तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह जो कथन है यह कथन राम ने विभीषण से कहा है, यानी विभीषण से क्या है? अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, यह राम ने विभीषण से यह कथन कहा है। तो इसका राम जो है विभीषण से कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह संवाद राम ने विभीषण से कहा है। यह पूरी पंक्ति देखते हैं। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के द्रजन, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड धस गया व अवधि द्रुपद मसक दंड, यानी यह राम जो है विभीषण से यह कथन कहते हैं। प्रचंड धस गया धरा में कवि गह युग पतक, कवि का यह मानना है कि रावणत्व एवं राम के बीच होने वाला युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। यह युद्ध अपराजय और निरंतरता है। इस युद्ध में राम की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही चिंता
निराला की। अभी जो राम की शक्ति पूजा है यह निराला की कविता है। और युग की भी चिंता थी, और आज के चिंता में भी, यानी आज भी राम और रावण के बीच का जो युद्ध है वह भी युद्ध चलता रहता है। नयन चुहई, अगला प्रश्न है यह, नयन चुहई जस महवट नीरु नागमती योग खंड। इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ क्या? अभी महावट का सटीक अर्थ क्या है? तो महावट का सटीक अर्थ जो है यह माघ की झड़िया। अभी जो माघ माह में जो बारिश वर्षा होती है और उसकी झड़ लगती है, उसमें जो है उसमें नयन चुहई जस महवटी। अभी महवटी का अर्थ माघ की झड़ी है। जड़ी है नागमती योगखंड जायसी के पद्मावत। जो पद्मावत का 1540 में लिखित काव्य है उसकी एक नागमती योगखंड है और उसके अंतर्गत की यह पंक्ति है। कोई इस परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसकी कथा वस्तु को आलोचकों ने दो खंडों में, अभी वह पद्मावत का काव्य की जो आलोचना की हुई है वह आलोचना दो खंडों में की है। रत्नसेन पद्मावती के विवाह का पूर्वार्ध भाग एवं विशेष उत्तरार्ध विभाजित करते हुए पूर्वार्ध को कल्पना। अभी जो पूर्वार्ध जो भाग है नागमती योग पद्मावत ग्रंथ का, वह एक कल्पना आधार है और बाकी का जो है वह ऐतिहासिक आधार पर है। जायसी ने अपना प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है, ओ मन जानी कवित आस किहा, भक यहाँ रहे जगत मह चिहा। अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए एक काव्य लिख रहा हूँ, किंतु फिर भी यह भ्रांत धारणा प्रचलित है कि इसकी रचना सूफी मत के प्रचार के उद्देश्य से हुई थी। जायसी द्वारा और भी काव्य रचना, भी जायसी के कौन कौन सी रचना है? आखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और पद्मावती, यह उनकी अन्य रचनाएं हैं। झूठा सच उपन्यास में किस शहर का वर्णन नहीं हुआ है? अभी झूठा सच उपन्यास जो इसका प्रथम भाग जो है वह प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था झूठा सच उपन्यास का। और इसी चैनल पर वह देश का भविष्य नाम ही है और उसका, और वह जो है वह लगभग मेरे ख्याल से इसी चैनल पर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया हुआ है। तो यह देखते हैं कि झूठा सच उपन्यास में कौन से शहर का नाम नहीं आया है। झूठा सच उपन्यास में कानपुर का वर्णन जो है कहीं दिखाई नहीं देता है। एक मिनट, अभी झूठा सच उपन्यास का जो मुख्य शहर है वह जालंधर भी है। नैनीताल जो है वह नैनीताल जो नैयर रहता है कान, लखनऊ भी आया है, लेकिन जालंधर जो है वह जयदेवपुरी इसका नायक है। तारा इसके जो मुख्य पात्र है वह है जयदेवपुरी। एक मिनट, झूठा सच उपन्यास में जो है वह कानपुर का नाम नहीं आया है और इसका मैं पात्र बताता हूँ। जयदेवपुरी है, मैं लिखूंगा नहीं बताऊंगा। जयदेवपुरी है और जयदेवपुरी की बहन तारा है और जयदेवपुरी की पत्नी जो है वह कनक है। बाद में उनका तलाक हो जाता है। और जो नैयर है, नैयर जो है वह कनक का जीजा है। कांता जो है नैयर की बहन है। और यह जो है पत्रकारिता पर भी इस उपन्यास में बात की हुई है। जब देश विभाजन हुआ था उसके आधार पर देखते वह जो है लखनऊ तथा नैनीताल का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का 7वां उपन्यास है। अभी झूठा सच उपन्यास यशपाल का कौन सा कितने क्रम का उपन्यास है? तो 7 क्रम का उपन्यास है। और इसमें इसके पूरे उपन्यास है यशपाल के दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है यशपाल के। अभी झूठा सच जो है वह 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। झूठा सच जो है 2 खंडों में, 2 भागों में। पहला जो है वतन और देश और दूसरा है देश का भविष्य। मैंने जो बताया वह देश के भविष्य का बताया था। झूठा सच के प्रमुख पात्र, अभी झूठा सच के मैं प्रमुख पात्र ऊपर बताने वाला था लेकिन यहाँ नीचे भी दिए हुए हैं।
तो झूठा सच उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है जयदेव पुरी है, तारा है, कनक है, सूद जी है, गील है, सोमराज है और डॉक्टर प्राणनाथ है। बाद में तारा का विवाह अंतिमतः डॉक्टर प्राणनाथ से होता है और प्राणनाथ के कथन से ही इस उपन्यास का अंत होता है। जो उपन्यास का जो दूसरा भाग है देश का भविष्य, उसका अंत होता है, समाप्त होता है। काफ़ी अच्छा उपन्यास है। और यह जो है अभी पीछे 2023 में जो तेलंगाना सेट परीक्षा हुई थी उसमें से इसमें भी निम्नलिखित में से झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र कौन से है, यह प्रश्न पूछा था। तो उसमें यह कनक जो था, कनक विकल्प था और यह सही था। उपन्यास के अंत में डॉक्टर प्राणनाथ गील से कहते हैं, यानी उपन्यास के अंत में, गील आप तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं, जनता सदा भूख भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता के ही हाथ में है। यानी यहाँ पर इसी कथन के साथ उपन्यास जो है समाप्त होता है। और प्राणनाथ जो है वह किसे गिल से कहता है। गिल जो है एक पत्रकारिता विभाग में रहता है, एक संपादक है, एडिटर है। अगला प्रश्न है, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा। उतना उतना विलायस उतना उतना विलास समय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? यह जो कथन है यह गोदान उपन्यास का लिखा हुआ है, जो प्रेमचंद का 1931 में प्रकाशित उपन्यास है। कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। मुझे उन लोगों से द्वारा, यह कथन गोदान उपन्यास का है और गोदान उपन्यास प्रेमचंद का है। यह कथा सम्राट, यह कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सभी को पता है। प्रेमचंद ने हिंदी जगत को सेवा भी, प्रेमचंद के उपन्यास यहाँ पर है, याद रखिए, मैं पढ़ता हूँ। प्रेमचंद के उपन्यास जो है वह सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। और मंगलसूत्र जो है वह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। यह उनका 11वां उपन्यास था, लेकिन पूरा नहीं हुआ और उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। गोदान प्रेमचंद का चिर अमर कीर्ति स्तंभ है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हुआ है। गोदान के पात्र, अभी गोदान उपन्यास के पात्र कौन सा है? होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, दाता दीन, नोखेराम, पटेली, झिंगुरी, पंडित ओमकार, श्याम बिहारी, तंखा बिहारी, खन्ना, मिर्जा, राय साहब, अमरपाल सिंह आदि। होरी उपन्यास, यानी होरी जो है गोदान उपन्यास का नायक है। झूठा सच यशपाल का, झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल का है। महिला आचर फनेशरात रेणु का है। जिंदगी नामा कृष्ण सोप्ती का है। यह जो कथन है, इस प्रकार का कथन झूठा सच उपन्यास में भी दिखाई देता है। यह, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का उतना विलायत। यह ऐसा, इस प्रकार का कथन झूठा सच उपन्यास में, जो मर्सी नामक जो है, वह मर्सी के घर में कम्युनिस्ट लोगों की बैठक होती है, वहाँ पर भी इस प्रकार के कथन दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या है? उपन्यास बाम भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना प्रमुख वक्तव्य के अनुसार कैथराइस किस राष्ट्र की निवासी थी? अभी कैथराइस जो थी वह ऑस्ट्रेलिया की थी और वो कैथराइस द्वारा बाम भट्ट की जो लिपि थी वह लिपि हजारी प्रसाद द्विवेदी को देती है। मिस्टर कैथराइन उपन्यास बाम भट्ट की आत्मकथा के अनुसार यह कैथराइन जो है ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र की थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देती है। कुल 4 उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। बाम भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र रेख, पुनर्रवा, आनाम दास का पोता। मिस कैथराइन ऑस्ट्रेलिया के संभ्रांत ईसाई परिवार की थी। कैथराइन ईसाई परिवार की है, यह भी याद रखिए। और संभ्रांत ईसाई परिवार की ही कन्या थी। मिस कैथराइन का भारतीय विधाओं के प्रति असीम अनुराग था। अपने देश में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी हमारे देश की यात्रा की, ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर दिया।
कर लिया था। तो यहाँ तक हम रुकते हैं। ऐसे ही हम पूरा जो है वहाँ लाइन टू लाइन कहा जाए तो पूरे विस्तार से सभी प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार के वीडियो बनाने चाहिए या सिर्फ प्रश्न पढ़कर उत्तर बताकर आगे निकल जाना चाहिए, यह बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।